द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है? तो इट इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है ना, एक डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है और एक छोटी सी स्पेस में। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा टर्मिनल इसका नेगेटिव एंड होता है। दो टर्मिनल होते हैं इसके। ठीक है ना, ये इसका सिंबल है इस तरह से पैरेलल प्लेट। ठीक है ना, और अगर आप देखोगे तो इस तरह के दिखाई देते हैं अपने को कैपेसिटर। ठीक है ना, तो जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये माइका कैपेसिटर है, ये पेपर कैपेसिटर है, ये सेरेमिक कैपेसिटर है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के और कैपेसिटी के हिसाब से आते हैं ये। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ठीक है ना, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि स्फेरिकल में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है ना, तो पैरेलल और सिलेंड्रिकल ये दो हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? तो होता क्या है, जब किसी भी हैवी ड्यूटी मोटर को अगर हम ऑल ऑफ सडन जब स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा करंट उसको चाहिए। लेकिन अगर हम अपने घरों की बात करें तो मैक्सिमम हमारे घरों में जो वोल्ट आता है वो 220 वोल्ट, और उसमें एम्पेयर जो होता है वो नियर अबाउट 6 एम्पेयर के अराउंड होता है। कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जैसे कुएं की मोटर है या फिर कूलर है, जिनको एक बार स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पेयर चाहिए। तो उतना एम्पेयर उनको कहाँ से मिलेगा? तो ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। ज़्यादा एम्पेयर क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक या फिर काइनेमेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो डायनेमिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसको मूव कराने के दौरान कौन सी फ्रिक्शन लगती है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। और एक बार जो मूव करने लगता है तब कौन सी फ्रिक्शन आती है? डायनेमिक फ्रिक्शन आती है। तो हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एम्पेयर की जरूरत पड़ती है। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से हमें ज़्यादा अमाउंट के चार्ज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो कैपेसिटर क्या करता है? इसी चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर करता है और एकदम से ये चार्ज जो है जिस भी लोड को हम देना चाहें उसको ऑल ऑफ सडन ये उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ताकि वो अपने स्टैटिक फ्रिक्शन से ओवरकम हो सके। और एक बार चीज़ अगर मूव करने लगी तो क्योंकि हमें पता है डायनेमिक फ्रिक्शन कम होता है, तो अब उसको कंटिन्यूसली वो मूव करता रहेगा, तो उसको ज़्यादा एम्पेयर नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, तो एक बार स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा एम्पेयर की जरूरत पड़ती है, तब जो है कैपेसिटर रोल प्ले करता है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, कंडेंसर। ठीक है ना, ये जितनी भी मोटर वगैरह होती है उनके अंदर यूज़ होता है, जैसे फैन में यूज़ होता है। ठीक है ना, फैन है या और भी जितनी भी कूलर की मोटर है, पानी की मोटर है, उन सब में यूज़ होते हैं कैपेसिटर। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होती है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है ना, अब एक कैपेसिटर को मैंने आपको कहा था कि चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन कोई भी डिवाइस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? ठीक है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं।
तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, और चार्ज जाहिर सी बात है किसके ऊपर स्टोर होगा, कंडक्टर के ऊपर ही स्टोर होगा। कोई कंडक्टिंग प्लेट या कोई भी ऐसी शेप कंडक्टर होना चाहिए, उसी के ऊपर हम चार्ज स्टोर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर कर सके। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई कंडक्टिंग स्पेयर है और इसके ऊपर अभी फिलहाल ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, अब ये न्यूट्रल है और इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज जो है इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए हम कोई टेस्ट चार्ज या कोई पॉजिटिव चार्ज हम लेके आते हैं, ठीक है। तो अब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा हम चार्ज इसके ऊपर लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम कितना चार्ज लेके आ सकते हैं, कितना चार्ज इसके ऊपर लेके आ सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटेंस है। भाई इस स्पेयर की कितनी कैपेसिटी है, कितना चार्ज ये मैक्सिमम हैंडल कर सकता है, तो वो उसकी क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो देखिए जितना आप इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा करोगे तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपने इसके ऊपर क्यू अमाउंट का चार्ज जो है इसके ऊपर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इसका और इसकी जो डिस्टेंस है मान लीजिए कुछ आर है ये स्पेयर, तो कितना पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप होगा, तो वो क्या है, चार्ज, जितना चार्ज जाएगा उतना ही इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। तो द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट, ठीक है ना। तो कितना चार्ज उसके ऊपर है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका पोटेंशियल, ठीक है ना। और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा सी क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यही सी आपकी क्या है, कैपेसिटेंस है, ये आपकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस मोर और लेस आपकी कांस्टेंट होती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अब जैसे पर्टिकुलर स्पेयर है तो इस पर्टिकुलर स्पेयर के लिए कैपेसिटेंस आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एज पर ओम्स लॉ, और V इज इक्वल टू RI। तो R यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कभी भी R जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोजिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है यार। तो जनरली आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है यार, ठीक है ना कि वोल्टेज और करंट के ऊपर। तो ठीक वैसे ही कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस देखा जाए तो इस हिसाब से क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है ना। लेकिन ये चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है। कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, ठीक है ना, कितना चार्ज वो हैंडल कर सकता है, उसका सरफेस एरिया कितना है। जितना अगर इसका सरफेस एरिया मैं बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। डायमेंशंस आ जाएंगी, शेप आ जाएगी उसकी, शेप एंड साइज डायमेंशन में ना, शेप एंड साइज क्या है उसकी, ठीक है, तो ये सब इसमें आएंगे। दूसरा मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, मटेरियल। तो अगर हम डिफाइन करें कैपेसिटेंस को तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे डिफाइन करोगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसके हिसाब से कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल, कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ और उस वजह से कितना पोटेंशियल उसमें आया। ऐसा यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस को हम किससे मेजर कर सकते हैं, तो फैरेड, ठीक है,
कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं, फैरेड में हम इसको मेजर करते हैं, और इस फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज पर वोल्ट। ठीक है ना, एक ऐसा यूनिट ये हो गई। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फैरेडे जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इतनी बड़ी साइज का हमें कैपेसिटर अवेलेबल होता नहीं है। कैपेसिटर जनरली अपने को माइक्रो फैरेड में मिलेंगे, पिको फैरेड में मिलेंगे, या फिर नैनो फैरेड में मिलते हैं। सो डिफाइन 1 फैरेड। अब 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करोगे, तो कैपेसिटेंस क्या है, Q अपॉन V। तो ये 1 फैरेड कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज हम किसी भी स्पेयर को या किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को दें, और उस वजह से उस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाए, 1 वोल्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, तो 1 फैरेड इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge given to it charges its potential by 1 volt। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर या फिर कंडक्टर, ठीक है, तो किसी भी एक स्पेरिकल कैपेसिटर की हम बात कर लेते हैं, स्पेरिकल कंडक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी हमने एक स्पेरिकल शेप में कोई कंडक्टर ले लिया और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज डेवलप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली चार्ज आया कहाँ से, कि हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आए, कोई स्मॉल अमाउंट में चार्ज हम लेके आए हर बार, और उस हिसाब से हमने इसके ऊपर डिपॉजिट किया है। क्लियर है? तो जब हम चार्ज लेके आएंगे तो होगा क्या, कोई ना कोई वर्क डन होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे और उस वजह से चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो हमने कोई ना कोई वर्क डन किया है। तो जितना चार्ज हम इसके ऊपर लेके आएंगे उतना ही इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा। V अमाउंट मान लीजिए कोई पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप हो गया, ठीक है। तो जब हम चार्ज इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, इन द सेंस V इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन अपॉन में स्मॉल चार्ज। तो वर्क डन क्या बना मेरा। अब देखो, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें क्या चीज समझ में आती है कि जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर चार्ज लेके आएंगे, यानी कि जो चार्ज है उसको हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब dq अमाउंट के चार्ज को हम जितना ज़्यादा राइज करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा। और इस एक्सप्रेशन में देखिए आप, जितना ज़्यादा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के, तो उतना ही ज़्यादा मेरा वर्क डन बढ़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, वर्क डन कैसे बढ़ा। तो मान लीजिए जब आपका स्पेयर न्यूट्रल था, ठीक है ना, न्यूट्रल स्पेयर था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तब हम जब इन्फिनिटी से कोई चार्ज इसके ऊपर लेके आए, तब उस वक्त हमारा वर्क डन क्या था, 0 था। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो है सेम पोटेंशियल पे है। मान लो भाई ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, और इन्फिनिटी के ऊपर हम पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, 0, ठीक है ना। तो दोनों ही मान लीजिए सेम पोटेंशियल पे है, तो वर्क डन हमारा था 0। लेकिन जैसे ही मैं कोई प्लस क्यू चार्ज में लेके आया इसके ऊपर, तो अब ये चार्ज मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव इस पे आ गया। ठीक है, अब जब दोबारा मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, ठीक है, तो मुझे अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और अब क्योंकि मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी कि मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से फर्दर अगर मैं और ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर लेके आऊँगा, तो अब देखिए दो नए पॉजिटिव चार्ज है, तो और ज़्यादा रिपल्शन मुझे मिलेगी, तो मुझे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इस स्पेयर का पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा वर्क डन भी बढ़ रहा है, वर्क डन भी बढ़ रहा है। अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो Q अपॉन V है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। तो अगर मेरा चार्ज बढ़ रहा है स्पेयर के सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब मेरी कैपेसिटेंस बढ़ रही है। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस मेरी बढ़ रही है। लेकिन जब चार्ज बढ़ता है तो साथ में पोटेंशियल भी बढ़ता है।
तो पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, यानी कि उस केस में मेरी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और वर्क डन भी ज़्यादा है, वर्क डन भी ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पोटेंशियल को कम से कम रखना है। ठीक है ना, अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को कम से कम रखना पड़ेगा और जो चार्ज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को मुझे फॉलो करना है। तो पोटेंशियल कम करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो ही मेरा कम होगा। अगर पोटेंशियल कम होगा तो वर्क डन भी मेरा कम होगा। ठीक है, तो मैं चाहता क्या हूं, मैक्सिमम चार्ज इस स्पेयर के ऊपर लेके आऊं और वर्क डन भी कम करना पड़े। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज मेरे को चाहिए कि मेरे को कम से कम वर्क डन करना पड़े और उस कम से कम वर्क डन में मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो ये चीज मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, तो मुझे करना क्या है बेसिकली, सो वी हैव टू मिनिमाइज द पोटेंशियल so that more charge can be stored with less work done। तो मुझे पोटेंशियल को कम करना है, यानी कि पोटेंशियल को मैं जितना कम करूंगा मेरी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कि हमारी कोशिश क्या रहेगी कि पोटेंशियल कम से कम रखना है ताकि हम कैपेसिटेंस मैक्सिमम कर पाए, क्योंकि कैपेसिटर का पर्पस ये है कि चार्ज को स्टोर कर सके। ठीक है ना, कैपेसिटेंस उसकी बढ़ानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तभी तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाएगा वो। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने का एक ही तरीका है कि उसका पोटेंशियल जो है वो कम से कम हो। अब देखिए इसकी कैपेसिटेंस देख लेते हैं इस स्पेयर की क्या होगी। तो मान लीजिए ये स्पेयर है जिसकी रेडियस r है। ठीक है ना, और इसके ऊपर हम इन्फिनिटी से चार्ज ला के इसके ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कुछ चार्ज मैंने इस पर डेवलप कर दिया, तो Q अमाउंट का चार्ज मान लीजिए मैंने इस पर डेवलप किया। ठीक है, जिस वजह से इसके ऊपर V पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो एज पर कैपेसिटेंस क्या है, Q अपॉन V, और जो V पोटेंशियल है वो किसके बराबर आता है, K Q अपॉन R। ठीक है ना, तो आप प्लस Q आप यहाँ पे मान सकते हो, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्पेयर, चार्ज स्पेयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। तो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब इस पोटेंशियल को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, क्यू के क्यू अपॉन आर। तो क्या बन गया ये, आर अपॉन के, वेयर के क्या है अपना 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारी कैपेसिटेंस आई इसकी, स्पेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो एक तो डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी भाई, जितनी ज़्यादा R की वैल्यू होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। तो डायमेंशंस, तो डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। और किस पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन द सेंस इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, कि मीडियम कैसा है। अब स्पेरिकल कैपेसिटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कि मान लीजिए ये अपना स्पेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रखा है जो कि हम इन्फिनिटी से लेके आए थे। तो इस पर नेट चार्ज हमारा Q डेवलप हो गया, ठीक है, और उस वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ हमारा V अमाउंट का। और अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या शो करती है हमें,
इसका इन्फ्लुएंस कितना होगा, मतलब सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग एरिया में कितना इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंडेड नहीं है, कहाँ तक जा सकती है ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें बाउंडेड नहीं है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इसकी एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, इज नॉट बाउंडेड। तो कैसी एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। तो आर जो है इसका इन्फ्लुएंस कहीं तक भी जा सकता है, वेयर आर टेंड्स टू 0, ठीक है, आर इज अ रेडियस। अब होगा क्या इस वजह से कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एयर कैविटी है, ठीक है ना, या एयर बबल मान लो, या एयर पार्टिकल मान लीजिए, या एयर कोई एयर मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है। अब एयर बेसिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है, लेकिन अब क्योंकि इसके रेंज में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में है, तो अब इसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। इस चीज को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक तरीके से ये पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इनको क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई वर्क डन लगाएगा इसके ऊपर, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई वर्क डन लगाएगा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन और एनर्जी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब जितना भी ये वर्क डन करेगा उसके रिस्पेक्ट में उतनी ही एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी, ठीक है, तो एनर्जी लॉस हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये उसको क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के दौरान जो वर्क डन होगा तो जाहिर सी बात है उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारा जो पर्पस था, हमारा पर्पस क्या था कि हमें चार्ज स्टोर करना था और जब हमें जरूरत पड़े तब उस चार्ज को हमें लेना था। लेकिन यहां पे वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या देखेंगे कि चार्ज तो उतना है ही नहीं जितना हमने स्टोर किया था, ठीक है ना, कुछ चार्ज तो इसने लॉस कर दिया। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी, तो बाउंडेड नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो वो है V इक्वल्स टू ER। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इन्फिनिटी तक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है इसकी बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो हमारा पर्पस जो है फुलफिल नहीं होता है क्योंकि कैपेसिटेंस कम है। सो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, इट हैज वेरी लो कैपेसिटेंस। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। अगर R 1 मीटर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस हमने क्या निकाली थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो R तो 1 है ही, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तब क्या हो जाएगा 10, और ये आपका बन गया 9 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैरेड, ठीक है। अब ये देखिए ये वैल्यू बहुत ही कम है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैरेड है, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि अगर रेडियस 1 मीटर है तो आप समझ रहे हो, रेडियस मतलब बहुत बड़ा स्फीयर लिया है मैंने, ठीक है ना, उसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। और वो देखिए कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ये
ये इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, तो बहुत ही कम चार्ज स्टोर कर रहा है ये। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए कैपेसिटर इफ इट्स कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। 1 फैरेड अगर कैपेसिटेंस है किसी भी स्पेरिकल कैपेसिटर की, तो उसकी साइज क्या होगी, उसकी रेडियस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो आर कितनी है वो अपने को चाहिए। तो आर इज इक्वल टू सी अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ मीटर। अब इतनी बड़ी रेडियस होगी, आप इमेजिन करिए कि जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ्स रेडियस, वो कितनी है? वो है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है ना, ये अर्थ की रेडियस है और ये इससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि स्पेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, और इसीलिए हम इनको प्रिफर नहीं करते, दे आर नॉट प्रिफरेबल। तो आगे चलकर काफ़ी सारी रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में जो सबसे बढ़िया जो कैपेसिटर निकल के आया सामने, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम यही डिटेल में पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे काम करता है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, तो ये सारे हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्पेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, क्यों हमने इसको छोड़ा, तभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है भर भर के दिया हुआ है। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.